हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी हस्ती के बारे में बताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको उनके बारे में जानकर अच्छा लगेगा। मैं बात कर रही हूँ देश के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। बिल्कुल साधारण से परिवार में जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके नाम में दादा का, पिता का और परदादा का नाम जुड़ा है, इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। इनके पिता की एक नाव थी, पूरा दिन यात्री को इधर से उधर ले जाते थे और ठीक ठाक कमा लेते थे। ब्रिटिश सरकार ने रामेश्वर में पुल बना दिया अपने फायदे के लिए। जो लोग नाव से आते जाते थे, अब वह पुल से आने जाने लग गए थे। डॉक्टर एपीजे के पिता का ये काम भी बंद हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वहाँ रामेश्वर में ट्रेन चलती थी, वह ट्रेन रुकनी बंद हो गई। इनके जो भाई थे वह अखबार बेचते थे, अखबार बेचने का काम करते थे गाँव और शहर में। जो अखबार बेचा चाहता था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के भाई ने डील की कि वह पुल पर जब ट्रेन धीमी होगी तो तुम पर से अखबार की गड्डियां नीचे फेंक देना और मैं पकड़ लूंगा। यह काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी करने लगे अपने भाई के साथ। वह 8 साल की उम्र से ही अखबार डालने का काम करना शुरू कर दिया। गाँव के स्कूल में 5वीं तक पढ़े थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भाई ने देखा कि पढ़ना चाहता है, इंटेलिजेंट है, शहर के स्कूल में 6ठी में एडमिशन करा दिया गया। वहाँ मन नहीं लगा, लेकिन आगे बढ़ना था, पढ़ना था, तो इन्होंने अच्छे टीचर मिले और इनका मन लगने लग गया। इनका साइंस और मैथ में इंटरेस्ट था। इनका एक टीचर थे जो सुबह 4 बजे मैथ की ट्यूशन देते थे, तो यह सुबह उठकर 4 बजे ट्यूशन जाते थे और ट्यूशन के बाद अखबार बेचने का काम करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के टीचर ने बताया कि देखो, पक्षी ऐसे उड़ते हैं, ऐसे उड़ान भरते हैं। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। फिर उनके एक टीचर बाहर लेकर गए, उन्होंने दिखाया कि देखो, पक्षी ऐसे उड़ते हैं, ऐसे पंख फैलाते हैं। तो बच्चे वहां पर रोज जाने लगे और पक्षियों को देखने लगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी रोज जाने लगे, वहां से उड़ने का सपना देखने लगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका साइंस में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने बीएससी कर ली। बीएससी करने के बाद क्या, फिर उन्होंने एडमिशन लिया मद्रास यूनिवर्सिटी में। मद्रास यूनिवर्सिटी में उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनकी बहन ने अपने कंकन बेचकर एपीजे अब्दुल कलाम को पैसे दिए। फिर उन्होंने बहुत अच्छे रैंक से मद्रास यूनिवर्सिटी से निकले। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फेमस हो गए। जगह जगह चर्चा होने लगी कि लड़का इतने परसेंट लेकर निकला है मद्रास यूनिवर्सिटी से। इनका उड़ने का सपना था। यह एयरफोर्स में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे देहरादून गए तो इंटरव्यू के लिए 25 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए। 25 में से 8 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए गए, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम का रैंक आया 9th। इनका उड़ने का सपना टूट गया। फिर इन्होंने दिल्ली में साइंस में इंटरव्यू दिया था, वहाँ वह साइंटिस्ट बन गए, साइंटिस्ट के रूप में काम करने लग गए। वह धीरे धीरे फेमस हो गए। इनकी पहली सैलरी थी 250 रुपये। इसरो में 1969 में आ चुके थे। फिर इनको इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट से मिलने का मौका मिला, जिनका नाम था विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई उस टाइम इंडिया का हीरा थे और स्पेस रिसर्च में इनसे ऊपर किसी का नाम नहीं था। आज भी विक्रम साराभाई इंडिया स्पेस रिसर्च कहते हैं। विक्रम साराभाई ने देखा कि एपीजे तेज दिमाग है, मेहनती है और हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, तो विक्रम साराभाई एपीजे को अपनी सारी बातें बताने लगे थे। खुम्बा तब नया नया उभर रहा था। खुम्बा गांव के पास का एरिया था जहां पर रॉकेट लॉन्चिंग का काम चल रहा था। तब एपीजे ने खुम्बा से विक्रम साराभाई को फ़ोन किया कि मुझे आपसे मिलना है। तब उनकी बात हुई कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर मिलते हैं। जैसे ही एपीजे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर मातम छाया हुआ था। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि विक्रम साराभाई की मौत हो गई। उनको यह जानकर बहुत धक्का लगा। फिर 1969 में इसरो का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। स्वदेश व्हीकल का काम करना शुरू हो गया। सतीश धवन ने कहा कि अब्दुल कलाम को तुम अपना सारा ध्यान एसएलवी पर लगा दो। अब्दुल ने सोचा कि मुझे अपना बेस्ट देना है। 1979 में हम लॉन्चिंग के लिए तैयार थे। 1979 में पहली बार अपने देश में बना सैटेलाइट भेजना और तैयारियां शुरू की जा चुकी थी। एसएलवी श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। जब लास्ट में 4 मिनट बचे थे तो कंप्यूटर कुछ गड़बड़ी दिखा रहा था। एपीजे के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। तब जब वह लॉन्च किया गया तो किसी कमी के कारण वह बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। तो एपीजे ने कहा मेरी गलती है, सतीश धवन ने कहा मेरी गलती है। फिर से काम शुरू हुआ। 1980 में पहला सैटेलाइट इंडिया से लॉन्च किया गया, रोहिणी। फिर सतीश धवन ने कहा इस सारे का श्रेय एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है। अब्दुल कलाम की आंखों से आंसू आ गए।
1980 में यह बहुत बड़ी खबर बन गई टीवी अखबारों के लिए और एपीजे अब्दुल कलाम हर जगह छा गए। फिर इस सफलता के बाद मीटिंग रखी गई। इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी ने मीटिंग के लिए एपीजे अब्दुल कलाम को दिल्ली बुलाया। फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने सतीश धवन को फ़ोन किया कि मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं हैं। तब सतीश धवन ने कहा कि एपीजे आपको अच्छे कपड़ों की क्या ज़रूरत है, आपने सफलता का सूट पहन तो रखा है। 1980 में इंदिरा गांधी के साथ हुई मीटिंग में एपीजे अब्दुल कलाम अटल बिहारी वाजपेयी से फर्स्ट टाइम मिले थे। 1981 में एपीजे अब्दुल कलाम के लिए घोषणा की गई कि उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। 1982 में वे डीआरडीओ में चले गए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, आर्मी के लिए हथियार बनाने का काम करने लगे। 1984 में ब्रह्म प्रकाश की मौत हो गई। 1988 में मिसाइल पर काम किया, पृथ्वी मिसाइल तैयार की और अग्नि मिसाइल तैयार की, तब उनका नाम मिसाइल मैन पड़ गया। 1991 में सोचा कि मैं 60 साल का हो गया हूँ और रिटायरमेंट लूँगा, फिर मैं स्कूल खोलूँगा और बच्चों को पढ़ाऊँगा। 1992 में भारत सरकार ने कहा कि आप वैज्ञानिक सलाहकार बन जाएं। गवर्नमेंट इंडिया के सलाहकार बन गए। 1992 से 1999 तक वे सलाहकार रहे। 1997 को इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया एपीजे अब्दुल कलाम को। 1998 में भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण दोबारा से किया पोखरण से। एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ था इसमें। 1998 में अटल बिहारी की सरकार बनी। अटल बिहारी ने फ़ोन किया एपीजे अब्दुल कलाम को कि भारत को आपकी ज़रूरत है, क्या आप राष्ट्रपति के रूप में काम करना चाहेंगे? तब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा ठीक है। तो 18 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गए एपीजे अब्दुल कलाम। 2007 तक राष्ट्रपति की कुर्सी पर रहे एपीजे अब्दुल कलाम। 2007 के बाद यूनिवर्सिटी में उनको बुलाते, वे मोटिवेट करते बच्चों को और कुछ अच्छी बातें सिखाते। 2007 से 2015 तक वो यही काम करते रहे और 7 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु हो गई। थैंक यू सो मच।